हेलो बच्चों, क्या हाल? सब ठीक ठाक है? बोलो। हाँ यस सर। सर। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। क्या पढ़ रहे थे? पढ़ाई लिखाई हुई है? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वर्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे। अच्छा सुनिए, बताओ ना। देखो, resonance का material है ना, resonance वाला, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चला दीजिए। हाँ, 12th क्लास का इलेक्ट्रो पहला मॉड्यूल, 12th क्लास का पहला मॉड्यूल का पार्ट 1, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वर्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वायर पढ़ रहे थे। हाँ, वो पढ़ना था, सही बात है। हम लोगों ने फाइनाइट वायर की वजह से उसके एक्सिस में निकाला था, अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो देखिए, सीधे शुरू कर रहा हूं, है ना। पिछला वाला रिवीजन किया है कि नहीं किया, लास्ट क्लास का? हम्म किया है ना? हाँ सर। तो ये मान लेते हैं हमारे पास वायर है, ठीक है। अब इस वायर के बारे में सोचिए जिसपे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। इससे आर डिस्टेंस पर ये वाला जो पॉइंट है पी, मैं इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। मैं निकालना चाहता हूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी वीपी कितना है, ठीक है। तो हमें पता है, इसके हमारे पास दो मेथड थे, आया ना। एक मेथड क्या था, एलिमेंट काटिए, हर एक एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल लिखिए और उसके बाद उस पोटेंशियल को इंटीग्रेट करिए। यही था ना एक मेथड, आया ना। हम्म हाँ सर। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से सर रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ। एक बार और चेक कर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं 2 बार तो अपने आप ही कैंसिल हो गया है। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं यहाँ पर ऐसे x डिस्टेंस पे जाता हूँ, एक एलिमेंट काटता हूँ dx लेंथ का। इसका चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा dx हो जाएगा। इसका पॉइंट P से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे छोटा सा पोटेंशियल dv कितना होगा, dv कितना होगा, बोलिए कितना होगा dv? k dq बाय दिस डिस्टेंस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा होता है, हैप्पी बर्थडे बोला। रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना बेटा, हाँ या ना। यस सर। k टाइम्स लैम्डा dx अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है? दिस इंप्लाइज, मैं v को निकालूंगा तो क्या आएगा, k कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट dx बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x। इस x पर लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, बताइए तो जरा जल्दी जल्दी। यही लगेगा, हाँ है ना, बोल दो। हाँ सर। आप इसे सॉल्व करोगे तो पता क्या आएगा। हम्म अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यू विल गेट इंफिनिटी। तो गड़बड़ हो गई ना, हुई कि नहीं हुई, बोलो। गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। अब इस यस फॉर्मूले से सर। हम कुछ, इस फॉर्मूले का कोई यूज कर सकते हैं क्या जीवन में? कुछ नहीं कर सकते। तो क्या किया, पहले तो इन्फिनिटी आया क्यों? क्योंकि देखिए, इसका साइज क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब ये ऊपर इन्फिनिटी तक गया हुआ है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा चुका है ना। ऊपर भी इन्फिनिटी तक है, नीचे भी इन्फिनिटी तक है। और आप बोल रहे हो, मतलब चार्ज इन्फिनिटी तक फैला हुआ है और आप बोल रहे हो इन्फिनिटी में पोटेंशियल में जीरो मान लेते हो। गड़बड़ हो गई।
आप बोलोगे सर हमने कहा बोला कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो माना। जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगाया के क्यू बाय आर, आप ऑटोमेटिकली एज्यूम कर चुके हो ना इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो है, हाँ या ना? यस सर। तो क्योंकि आपने ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लिया है, क्योंकि आपने ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लिया है, इसलिए क्या होगा? क्या होगा इसलिए? आपने उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लिया जहां पे ऑलरेडी चार्ज है, तो इस वजह से आपका अजम्पशन गड़बड़ा गया। और अगर आप वहां पे पोटेंशियल को जीरो मानते हो तो उस इन्फिनिटी से नीचे आते 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 तक जो पोटेंशियल आ जाएगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर जो है, ये आंसर तो इन्फिनिटी ठीक है बट ये यूजलेस है, राइट? इसका हम कोई यूज नहीं कर पाएंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना? है ना? सो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने का जो डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इन्फिनिटी में पोटेंशियल को जीरो मानते हुए, उसका कोई मतलब नहीं। हम को क्या करना चाहिए फिर? हमें क्या करना चाहिए? आप सोचिए, आपको किसी भी क्वेश्चन में फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन या प्रैक्टिकली भी अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, वेदर आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बुक का या आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपसे क्या बोला जाएगा? जनरली कैसे बातें की जाएंगी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, वहां पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, यही सब चीजें ना बात की जाएंगी, हाँ या ना? यस सर। तो हमें दो पॉइंट्स के बीच में, हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल जरूरी नहीं है, हमें क्या चाहिए? वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। समझ में आई बात? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल नहीं चाहिए आपको किसी एक पॉइंट का। आपको अगर एक पोटेंशियल का फॉर्मूला है भी तो आप क्या बोलोगे? पॉइंट ए का पोटेंशियल इतना, पॉइंट बी का पोटेंशियल इतना, इसलिए ए से बी जाने वर्क डन हुआ Q इंटू वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस यूज हुआ, है या ना? हम्म, बताओ हुआ कि नहीं? सो कोई जवाब ही नहीं देगा यार। ठीक है, कोई बात नहीं। सर तो हमेशा ही आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करते हो? u1 प्लस k1 इज इक्वल टू u2 प्लस k2, ये करते हो। दिस इंप्लाइज आप कह सकते हो k1 माइनस k2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1, यही बात देखोगे ना? आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यूज करते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हो हमेशा। बाकी पोटेंशियल कितना, ये तो हमारे अजम्पशन पे हमने रेफरेंस कहाँ पे लिया है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ना? पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, राइट? यस सो यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे को जरूरत किसकी होती है? हमें जरूरत होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। आपके एक वायर के में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना? सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी विल नाउ ट्राई टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points. Okay, we will now try to find out potential difference between 2 points. कोई दिक्कत? नो सर। अब पोटेंशियल नो डिफरेंस कैसे सर। निकाला जाए? उसके दो तरीके हैं फिर से। क्या तरीका है? एक पॉइंट P ले लो, एक पॉइंट Q ले लो, इसी dq की वजह से यहां का पोटेंशियल लिखो, इसी dq की वजह से वहां का पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा dq की वजह से, उसका उस पोटेंशियल डिफरेंस को इंटीग्रेट कर दो। एक तो ये तरीका, ठीक है? मेहनत है ना उसमें काफी, लग रहा है कि नहीं लग रहा मेहनत है? हाँ सर। हर एक dq की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, उसका उस पोटेंशियल डिफरेंस को इंटीग्रेट करिए। दूसरा तरीका क्या है? आपको पता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? लेट्स से ये डिस्टेंस हमने r1 मान लिया, इस डिस्टेंस को r2 मान लिया, तो हमें पता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k 2k लैम्डा बाय r, यही होता है ना? दिस इंप्लाइज
dv इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा बाय r dr, आया ना? So this means integration dv is equal to minus 2k lambda constant है, integration of dr by r. r is equal to r1 पे पोटेंशियल को v1 मान रहा हूँ, r is equal to r2 पे पोटेंशियल को v2 मान रहा हूँ. That means v2 minus v1 is equal to 2k lambda ln या minus 2k lambda ln r2 by r1. समझ में आई बात? मतलब यहां का पोटेंशियल कम है, यहां का पोटेंशियल ज्यादा है. क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस तरफ, राइट? अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है. लिखाया था ना लास्ट क्लास में? लिखाया गया है ना? सो कॉपी कर लीजिए इसको. ये माइनस है ना, R2 R1 से बड़ा है तो लॉग पॉजिटिव हो गया, और माइनस लगा इसलिए V2 माइनस V1 नेगेटिव हो गया. मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ से कम है. तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, वो हमारे काम का है. हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ याद करेंगे. पिछले केस में हम लोग जब पोटेंशियल निकालने की कोशिश की पिछले वाले मेथड से, तो क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया, है ना? सो अगर वायर से एक पॉइंट R1 डिस्टेंस पर है, दूसरा पॉइंट R2 डिस्टेंस पर है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2k लैम्डा ln R2 by R1. दूर वाले का पोटेंशियल कम होगा, पास वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ओके बेटा? Yes, sir. कॉपी हो गया? देखो ये फॉर्मूला याद रख लेना, डेरिवेशन तो आना ही चाहिए, फॉर्मूला भी याद रख लेना, ठीक है? क्योंकि ये एग्जाम में अगर जरूरत पड़ी ना इसको, तो डिराइव करने का कई बार मन नहीं करेगा कि अरे बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा ये सब? तो ये कॉपी कर लेना. अच्छा, ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है, तो टेस्ट के लिए तैयार रहो. जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, मैं इस चैप्टर का टेस्ट ले लूंगा. तो जो भी आपका मॉड्यूल में आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? शुरू कर तो मेरे ख्याल से कर ही दिया होगा, उसको कंटिन्यू करिए, खत्म करना उसे, ठीक है? आगे बढ़े. Yes. Yes, sir. सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, एक बार वापस देख लेते हैं उस फॉर्मूले को. V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा ln R2 बाय R1. आप बुक्स में देखोगे तो यहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ पे R1 बाय R2 होगा, है ना? तो दोनों चीजें सेम है कि नहीं है? तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहाँ माइनस लिखाया था, बुक में माइनस नहीं है. तो यहाँ V2 माइनस V1 है, वहां पे भी V2 माइनस V1 होगा अगर, तो यहाँ पे R2 बाय R1 की जगह R1 बाय R2 होगा. तो वो मुझे याद रखने में ज्यादा तकलीफ होती है. मुझे माइनस साइन पढ़ लेता हूँ ना एक बार, तो मुझे लगता है अच्छा ध्यान रखना, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आगे जाके पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? और जो बातें मैंने यहाँ पे लिखाई बोली, उनको मैं पॉइंट वाइज नोट करवा दे रहा हूँ. क्या? पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आई बात? दूसरा, इसी बात को उल्टा घुमा के लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. क्योंकि क्या पढ़ा अपन ने? dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर है, राइट? माइनस साइन क्या बता रहा है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो है ना? अगला क्या है? इसका मतलब क्या हो गया?
चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स किस डायरेक्शन में? चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स अलोंग force towards lower potential points. समझ में आई बात? लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज किधर जाना चाहेगा? नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. है ना बेटा? Yes, sir. एक ही बात को चार अलग अलग भाषा में लिखा है ना? सारी बातें एक ही है ना ये? इन चारों सेंटेंसेस में कोई फर्क है क्या? बताइए तो जरा. एक ही बात कह रहे हैं, उसी को थोड़ा अलग अलग पर्सपेक्टिव से बोला जा रहा है. एक बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, एक बता रहा है पोटेंशियल के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, एक बता रहा है कि भैया चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, दूसरा बता रहा है नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा या किधर मूव करेगा. है ना? चार्ज पे उधर ही फोर्स लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. तो सारी की सारी बातें एक ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो. सो पोटेंशियल बता दिया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया आपको. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट शीट. ये हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है, चार्ज मैंने अंदर बनाया है, सिग्मा यहाँ लिखा है, मतलब सिग्मा इस पे टोटल चार्ज डेंसिटी है ना? हाँ या ना? यहाँ पे मेरा पॉइंट ए है, यहाँ इससे x डिस्टेंस पे या x1 डिस्टेंस बोल देता हूँ मैं. तो क्या मैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए लिख पाऊंगा? जवाब है नहीं. क्यों? क्योंकि ये शीट का साइज इन्फिनिटी है, मैं इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो कैसे मानूं? इन्फिनिटी पे तो ऑलरेडी चार्ज रखा हुआ है. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो मान नहीं सकता, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि पोटेंशियल उस तरीके से डिफाइंड ही नहीं है जहां पे KQ/R वाला फॉर्मूला लगेगा. इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा कैलकुलेट करोगे तो उस नॉर्मल फॉर्मूले से KQ/R वाले फॉर्मूले से तो इन्फिनिटी है. कोई बात नहीं, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे. वेरी गुड. ये x2 है, तो हम क्या लिखेंगे? dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर. दिस मीन्स इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? कांस्टेंट है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर. आर इज इक्वल टू R1 पे पोटेंशियल, अच्छा R1 के लिखे, यहाँ x है ना, तो R इज इक्वल टू x1 पे पोटेंशियल है V1, R इज इक्वल टू x2 पर पोटेंशियल है V2. दैट मीन्स V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x2 माइनस x1, और डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा x. ठीक है बेटा? माइनस साइन फिर से क्या बता रहा है? शीट से दूर जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की तरफ है. अब आप बोलोगे सर अगर सिग्मा नेगेटिव हो गया तो? सिग्मा नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा आएगा, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे भी तो सिग्मा नेगेटिव आ जाएगा ना.
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा वी पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आई बात? फॉर्मूला ये पॉजिटिव सिग्मा के लिए भी काम करेगा, नेगेटिव सिग्मा के लिए भी काम करेगा। आगे बढ़े। Sir, wait. ठीक। Yes, sir, noted. हो गया, चलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। ये हमारे पास रिंग है जिसपे चार्ज Q है, इसका रेडियस R है। मुझे इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, V कितना होगा। कोई मुझे बता सकता है? फटाफट क्या करेंगे? सर एक एलिमेंट लेंगे, मान लेते इसका चार्ज dq है, इस dq का सेंटर से डिस्टेंस है कितना, r है, तो सर dv हो जाएगा k dq बाय r। ठीक है, दिस इंप्लाइज v हो जाएगा kq बाय r, क्योंकि सब कुछ तो कांस्टेंट था, कुछ करना ही नहीं पड़ा इंटीग्रेशन। हाँ या ना? ऐसे ही बोल सकते हो सर सारा का सारा जो चार्ज है वो सेंटर से r डिस्टेंस पर ही तो है ना? और डायरेक्शन से मतलब है नहीं, पोटेंशियल को स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू बाय आर, सिंपल। आया ना? Yes. इजी कि नहीं? कॉपी हो गया? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो भाई, वैसे तो काफी आसान है, नहीं समझने लायक कुछ है नहीं। आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ अ रिंग। ये आपका रिंग है जिस पर चार्ज Q है, रिंग का रेडियस R है, इसके एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट A, इसका पोटेंशियल मुझे निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया?
अगर इस पे चार्ज क्यों बताई दिया मैंने, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसका आंसर फटाफट आना चाहिए भाई। क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर इस पर कोई छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसका चार्ज है डी क्यू। अब इस डी क्यू का पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना है बताइए तो, ये आर है ना, बताइए। रूट अंडर एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एंगल हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा, राइट। अब इसलिए आपका जो dv आएगा दैट विल बी इक्वल टू के डी क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स v इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, डी क्यू का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर एक्स कांस्टेंट कैसे, बेटा हम लोग रिंग के ऊपर घूम रहे हैं ना, रिंग के ऊपर घूमने से एक्स थोड़ा चेंज होगा, होगा क्या। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में खास बात देखो, क्या खास बात है, खास बात ये है सर कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी बोल सकते थे, क्यों, क्योंकि होल चार्ज Q is at a distance root under r square plus x square from a, हाँ या ना, बोलिए। तो समझ में आया, समझ में डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं, कॉपी कर लो फटाफट। हो गया सर। हो गया। आगे बढ़े ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the axis of a disk। ये हमारे पास डिस्क है, ये सेंटर है, इस डिस्क का रेडियस r है, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये इस डिस्क की एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस पर डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट है, लेट्स कॉल इट P। हमें पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है। क्या करना चाहिए बताइए, उपाय क्या हो सकता है। देखो उपाय ये है कि हमें एक उपाय तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा था ना। जहां ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा कितना था, 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी एक्स इन्फिनिटी टू एक्स, है ना? मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा ना भाई? तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा, बता दूंगा आंसर क्या होता है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है? रिंग्स बनाइए, रिंग्स का डीवी लिखिए और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करिए, है ना? दो मेथड हो गए। यहां से स्मॉलर डिस्टेंस पर स्मॉलर रेडियस का आपने रिंग बनाया, हर एक रिंग की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखा, स्मॉलर रेडियस थिकनेस डी आर का, फिर हर एक रिंग की वजह से पोटेंशियल लिखा पॉइंट पी का, उस बाद उस पोटेंशियल को इंटीग्रेट किया, उसमें रिंग का रेडियस 0 से लेकर कैपिटल आर तक वेरी किया, यही करेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा? और आपका आंसर क्या आएगा, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आपका आंसर बड़ा ही सिंपल आएगा। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल V एट पॉइंट P इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन करोगे तो बाहर आएगा, तो ऐसा कैसा बच जाएगा, ठीक है, इनटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर, मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो अपन को याद ही है, उसमें से दिस डिस्टेंस माइनस माइनस आर नहीं माइनस एक्स, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, समझ में आई बात? सर लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक दी है? किसमें? इसमें इसमें लगेगा लिमिट 0 से लेकर कैपिटल आर तक, क्योंकि आपका ये जो डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर जो है, इसकी वैल्यू, रिंग कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, रिंग कितने रेडियस में मिलेगा, 0 रेडियस से लेकर कैपिटल आर रेडियस तक का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ रहा हूं बेटा। Yes, sir. Okay, sir. तो अगला है ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एंड डिस्क एट एक्सिस। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हम लोग देख चुके थे, दोबारा ड्रॉ करूंगा यहाँ, ठीक है? क्या आएगा, इधर बनाते हैं रिंग का, रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा आया था, किसी को याद है कि भूल गए? सब भूल गए ना? क्या हुआ यार? वो डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे, अरे सारे डिलीट हो गए देखो।
देखो भाई क्या कह रहा था मैं कह रहा था ग्राफ, टॉपिक में लिख लिया होगा, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एंड डिस्क। तो पहले बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, रिंग की। रिंग का ग्राफ कैसा था इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो सर रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा आया था। है ना? ऐसे आया था ना कुछ? Yes, sir. Yes, sir. रिंग के पोटेंशियल का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान दीजिए। देखिए पोटेंशियल को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। रिंग के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल उसकी वजह से पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे हम उसके एक्स पॉजिटिव रखें चाहे एक्स को नेगेटिव रखें। इनफैक्ट फॉर्मूले से भी यही आ रहा है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे रिंग का तो क्या है फॉर्मूला, के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब नहीं एक्स के साइन से, है ना? जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। एक्स इज इक्वल टू 0 पे के क्यू बाय आर हो जाएगा, सेंटर का फॉर्मूला है ना। तो ग्राफ कैसा दिखेगा इसका, सेंटर पे के क्यू बाय आर है और उसके बाद ये ऐसा दिखेगा। समझ में आई बात? यहां पर देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सॉरी आपका डीवी कितना था, तो सर डीवी माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इस केस में दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए वेक्टर हटा दो, माइनस ई डी आर आएगा, है ना। दिस इंप्लाइज, क्या मैं लिख सकता हूं डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ई, हाँ या ना, लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए ई कितना है, पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर लगातार स्लोप कितना है, नेगेटिव। इधर ई नेगेटिव है इसलिए यहां पे स्लोप देखिए लगातार क्या है, हाँ या ना। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, मतलब कि स्लोप कितना है, 0, राइट? राइट और रॉन्ग? भैया कुछ तो बोल दो यार, गजब कर देते हो आप लोग यार। Yes, sir. Yes, sir. डिस्क में देखते हैं, डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा था, याद है कि भूल गए? ये तो पक्के से भूल गए होंगे, ये तो याद रहने का चांस ही नहीं। वो ग्राफ था कुछ ऐसा, था कि नहीं था? Yes, sir. इधर भी सिग्मा बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, इधर में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। इसके पोटेंशियल का ग्राफ अगर बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा दिखेगा, तो देखो बेटा इसका ग्राफ दिखेगा ऐसा,
ठीक है, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो यहां पर पोटेंशियल का स्लोप क्या है, नेगेटिव। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो यहां पे स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं है सर। एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है, जीरो नहीं होगा कहीं पे भी, तो इसलिए यहां पे स्लोप जीरो नहीं होगा, जस्ट लेफ्ट तक पॉजिटिव रहेगा, जस्ट राइट पे नेगेटिव हो जाएगा। आप लोगों ने लिमिट्स में लिमिट्स डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रल कंटिन्यूटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़े सर। अभी तक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ा, नहीं चलिए सर। नहीं सर। ध्यान दो, इसका डिफरेंशिएशन, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बल्कि माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब इसके लेफ्ट पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में अलग वैल्यू, जस्ट राइट में अलग वैल्यू, कंटिन्यूअस नहीं है ना, ये है क्या, इसलिए यहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल नहीं होने का मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ में ये शार्प पॉइंट बनेगा, चोंच बनेगी ग्राफ में, समझ में आई बात। बाकी ये जो मैंने बोला है अभी समझ में कम ही आएगा, मैथ्स में जब पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली है कि मैं यहां लिख दे रहा हूं नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, दिस इज नॉन कंटिन्यूअस। बाकी आप जब मैथ्स में पढ़ लोगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये दो वर्ड सुन के अपने ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ये कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, जो चैप्टर में डेफिनेशन है, पूरा का पूरा चैप्टर इस डेफिनेशन पे बेस्ड है, इन दोनों डेफिनेशन पे बेस्ड, ठीक है बेटा। यस सर। आगे बढ़े, Yes, sir. यस सर। तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एंड डिस्क हो गया है ना, लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का हो गया डिस्क, हाँ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर मतलब समझ में, हॉलो स्फेरिकल शेल कर देना, ठीक है, मतलब कंडक्टिंग में भी यही रहेगा, क्योंकि कंडक्टिंग में भी चार्ज का तो स्फेरिकल शेल ही रहता है ना, कंडक्टिंग स्फीयर अगर सॉलिड हो तब भी यही रहेगा। तो देखो भैया इसमें आपका जो v आउट आएगा दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके r तक, हाँ या ना, यही रहेगा, दैट इज इक्वल टू बेसिकली v ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्यों, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से हम जब तक आउटसाइड पॉइंट पे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का ले लो चाहे स्फीयर का ले लो सेम टू सेम रहेगा, इन्फिनिटी से यहां ला रहे हैं, इन्फिनिटी से यहां लाए मतलब हम स्फीयर के हमेशा बाहर ही रह गए, राइट, Yes, sir. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर वाला यूज होगा, और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंपल सिंपल से पॉइंट चार्ज एट सेंटर के बराबर रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय x स्क्वायर, हाँ या ना, Yes, sir. सो दिस विल कम आउट टू बी KQ बाय x, सिंपल, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से KQ बाय x होगा तो इसकी वजह से भी KQ बाय x होगा, समझ में आई बात। Yes, sir. तो मुझे बताइए v सरफेस कितना होगा, KQ बाय r, है ना, यस सर। इनसाइड पॉइंट्स के बारे में अगर आप सोचें तो वहां पे कुछ और ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, क्या इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, हाँ या ना, हाँ या ना,
बोल दो। Yes, sir. ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब कि डीवी जीरो, वी जीरो नहीं है, डीवी जीरो है। दैट मीन्स वी क्या है, कांस्टेंट है। दैट इज वो किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा। सो दिस मीन्स वी इन कितना आ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा के क्यू बाय आर। ओके। अंदर स्लोप जीरो होगा ग्राफ का, ग्राफ जीरो नहीं हो जाएगा, ग्राफ मतलब वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी। हाँ बेटा। सर पोटेंशियल कभी नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव हो जाएगा। सर तो लास्ट ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में एक्स मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में क्यों नहीं गया क्योंकि पोटेंशियल? हमने चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेके काम किया ना, चार्ज नेगेटिव कर दोगे तो सेम ग्राफ उल्टा बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है बेटा। ओके। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ याद है, कैसा था इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, किसी को याद है? अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, एक्स इज इक्वल टू आर पे सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया था, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया था। उसके बाद इस तरीके से गिर के जीरो चला गया था, राइट। ये कितना था, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यही था ना शेल की वजह से। यस सर। अब अगर मैं सेम ग्राफ बनाऊं, सॉरी सेम ग्राफ नहीं, मैं ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल वर्सेस एक्स का उसी सेम शेल के लिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स इज इक्वल टू आर पर वैल्यू कितनी है, तो सर के क्यू बाय आर है सरफेस पे। उसके बाद थोड़ा इस तरीके से नीचे गिर जाता है, कितना होता है ये, के क्यू बाय एक्स। और अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, पोटेंशियल चेंज कैसे होगा। इसका पूरे का स्लोप जीरो है और यहाँ पे ये इसका स्लोप, मतलब ये पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव स्लोप। समझ में आई बात? यस सर। बेटा उस ऐप साग्निक, उस पे ना वीडियो पे स्पीड एडजस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है, क्या करना चाहिए। ये कॉपी हुआ, उस पर देखते हैं कुछ अगर कर सकते हैं तो, लेकिन लास्ट ईयर तो कोई सोल्यूशन मिला नहीं था, इस साल देखते हैं कुछ मिल जाए तो। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सर और पीछे जाइए सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल किसका निकाल लिया हमने, हॉलो स्फेरिकल शेल का निकाल लिया। अब निकालेंगे सॉलिड शेल का। फील्ड तो पहले ही बताया, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधे फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल का सीधे फॉर्मूला बता देता हूँ। पोटेंशियल, अच्छा एक चीज को डिराइव करना पड़ेगा अंदर वाले को। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। देखिए
मेरे पास ये सॉलिड स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज, इसका सेंटर ये रहा, मुझे इसकी वजह से x डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल निकालना, ठीक है। चार्ज q है इस पे टोटल, तो मैं सीधे बोलूंगा यार v आउट तो सिंपल है, कितना k q बाय x, सेम एज पॉइंट चार्ज, है ना। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से इस पॉइंट A तक आने में वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से मिलता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर भी सेम रहेगा, तो आंसर भी सेम ही आएगा पॉइंट A तक, ठीक है। मतलब क्या है, x ग्रेटर देन r है तो v आउट का सीधा सही फॉर्मूला k q बाय x। अगर x इक्वल टू r हो जाए, मतलब सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं करना, v सरफेस कितना है k q बाय r, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बेटा? सर सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है ना? हाँ सर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को लिया ना? हाँ, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज लिख दिया, मतलब वो फिर पूरे यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड लिख दिया ना, मतलब सॉलिड वॉल्यूम में पूरा चार्ज, मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं x लेस देन r पर। x लेस देन r में हम यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ और ही फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी नहीं है बट और फॉर्मूला कुछ और ही है ना। तो अगर x लेस देन r है तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब हम स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहते तो क्या करें? हम बोलेंगे यार अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो सर अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू एक्स बाय आर क्यू, है ना। देयर फॉर dv इज इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स बाय आर क्यूब dx। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू, देखो माइनस के क्यू बाय आर क्यूब तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x dx। अब x इज इक्वल टू आर का पोटेंशियल हमें मालूम है, कितना आर का पोटेंशियल कितना है ना, और जनरल एक्स पे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज v माइनस के क्यू बाय आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस आर स्क्वायर बाय टू, ठीक है। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू थ्री के क्यू बाय टू आर माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर बाय टू आर क्यू, ये आपका आंसर। इसमें सेंटर का पोटेंशियल ज्यादा जरूरी है, जहां x जीरो हो गया तो कितना आ गया, थ्री के क्यू बाय टू आर, दैट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स v सरफेस, ठीक है बेटा। आसान है कि डिफिकल्ट है ये? ओके सागनी, देखते हैं आया था, अगर आ सकता है तो वापस ट्राई करेंगे, ठीक है।
देखो यार, हमें जनरल पॉइंट जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए था। फर्स्ट केस में तो x ग्रेटर देन r था, इस केस में x कितना है, लेस देन r है। तो हमें यहां पर पोटेंशियल चाहिए था जनरल डिस्टेंस x पर, ये हमें नहीं मालूम। तो x की वैल्यू जब x हो जाएगी उस वक्त का पोटेंशियल हमें पता नहीं, लेकिन जब x की वैल्यू r है उस वक्त का पोटेंशियल मालूम है। तो जब यहाँ पर लिमिट r डाली x के ऊपर, तो यहाँ पे पोटेंशियल के ऊपर लिमिट आ गई k बाय r। बस यही बात है, एक जगह का पोटेंशियल पता है ना, उसका यूज किया। बेटा इन्फिनिटी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से पॉइंट x तक का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये नहीं है। इन्फिनिटी पे हमें पोटेंशियल पता है, पर इन्फिनिटी से आप डायरेक्टली इस पॉइंट तक कैसे पहुंचोगे, इस पॉइंट बी तक कैसे पहुंचोगे इन्फिनिटी से? इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे अलग फॉर्मूला है, यहाँ पे अलग फॉर्मूला है, तो आपको इंटीग्रेशन में यहाँ के लिए अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यहाँ के लिए अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो 2 बार लिमिट लगेगी, है ना? वो भी आप सीखोगे मैथ्स में, चिंता ना करो। मैथ्स में जो पढ़ेंगे ना अपन नहीं, मतलब आप लोग जब पढ़ोगे, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, पर जब मैथ्स में ये चीज पढ़ोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें ये चीज आएगी, लिमिट को कैसे ब्रेक करते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक अलग फॉर्मूला इंटीग्रेट किया, यहाँ से यहाँ तक अलग फॉर्मूला इंटीग्रेट किया, ये सब आएगा। ओके बेटा, इनफैक्ट देखा जाए तो हमने वही काम ऑलरेडी कर रखा है। ये जो के क्यू बाय आर आया, ये के क्यू बाय एक्स इंटीग्रेशन से आया था, उसमें हमने x की जगह लिमिट r बिठा दी तो के क्यू बाय आर आ गया। तो हम यहाँ पर हमने वो वाला फॉर्मूला इंटीग्रेट किया, एक्सटर्नल वाला, और यहाँ पे इंटरनल वाला फॉर्मूला इंटीग्रेट किया, दोनों को ऐड कर दिया, वही किया ना। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जब लिमिट पढ़ोगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का ग्राफ बना लेते हैं, वही बच्चा है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा था? अच्छा, इसमें तो लेफ्ट आर लेते जाने की जरूरत ही नहीं ना। कैसा था? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ता था और बाहर जाके ऐसे घट जाता था, है ना? यही ग्राफ था। इसके पोटेंशियल और एक्स के बीच में ग्राफ कैसा आएगा? ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू आर पर वैल्यू कितनी है, इसको वी नॉट कह देता हूं। वी नॉट कितना है? तो सर वी नॉट है के कैपिटल क्यू बाय आर। तो सेंटर पे कितना था? 1.5 वी नॉट, 1.5 गुना है। बाद में ग्राफ ऐसा था, अंदर में ग्राफ ऐसा है। इसमें ध्यान देना है, स्लोप सडनली चेंज नहीं होगा, चोंच नहीं बनेगा, डिफरेंशिएबिलिटी बनी रहेगी, ग्राफ आपका स्मूथ होगा, ठीक है बेटा? यहां पे आपका ये पैराबोलिक शेप है, यहां पर आपका हाइपरबोलिक है। क्यों? क्योंकि v इंटू एक्स विल बी कॉन्स्टेंट। v कितना है? के क्यू बाय एक्स है ना, दैट मीन्स v इंटू एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, राइट? तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आए, सबके ग्राफ समझ में आए, हाँ या ना? सारे Yes, पोटेंशियल समझ sir. में आए, सबके ग्राफ समझ में आए, है ना? कोई दिक्कत है किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ्स वगैरह में, उनके फॉर्मूले वगैरह में? मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। No, sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो यहां तक पहुंच गए हैं।
आगे बढ़े। यस सर। देखो फिर अगला है हमारा टॉपिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। तो देखो यार, हमें मालूम है कि dw होता है pdv, दिस इंप्लाइज एक्सटर्नल वर्क अगर dw है तो du इज इक्वल टू pdv हो जाएगा, दिस इंप्लाइज du बाय dv इज इक्वल टू p हो जाएगा। दिस मीन्स एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, प्रेशर p, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक चीज एक बार समझ लेते। हमें मालूम, हमने कैलकुलेट किया था मेटल के सरफेस के लिए कि मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट। यही था ना, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके ना। लेकिन ये प्रेशर था और मेटेलिक सरफेस पे था, मेटल सरफेस इस तरीके से इस प्रेशर की वजह से गुब्बारे की तरफ फैलना चाहता है। ये बात और है कि मेटल है इतना ज्यादा फैल नहीं पाएगा, बट गुब्बारे की तरफ फैलना चाहता है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ चार्ज। ओके बेटा, यहां तक कोई आपत्ति नहीं किसी को। यहाँ पे मुझे आपका साथ चाहिए, आपको जवाब देना पड़ेगा, काफी देर तक मैं ऐसी बातें करूंगा। Yes, sir. यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये मेटल एक्सपैंड करना चाहता है। ओके, लेट्स से ये मेटल नहीं है, कंडक्टर तो है पर ये गुब्बारा है। ओके, पर ये गुब्बारा है, बलून की तरह फूल गया। तो बलून की तरह अगर ये फूलेगा टक 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 टक, बिल्कुल सेम शेप मेंटेन करते हुए, तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फ्लक्स उतना ही है। सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही रहेगा, फ्लक्स का अमाउंट चेंज हुआ नहीं क्योंकि चार्ज चेंज हुआ नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर एक्सपेंशन की वजह से चेंज नहीं होगा। होगा क्या, होगा क्या बोलो। नो सर। बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। अब इसको आप एक काम करिए, स्फीयर मान के कंसीडर करिए। अगर रैंडम शेप से नहीं विश्वास नहीं हो रहा तो इमेजिन करिए स्फीयर एक्सपैंड कर रहा है, तो स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज सेम है तो बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। अब देखो इस प्रोसेस में इतना जो वॉल्यूम है डीवी वॉल्यूम, इस डीवी वॉल्यूम को हमने, डीवी वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो गया यहाँ पे, है ना। और प्रेशर कितना लग रहा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कौन लगा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, क्या मैं कह सकता हूँ पीडीवी हो गया, हाँ या ना। जब वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, इस गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बढ़ा ना, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से बढ़ा ना। चार्ज की म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से बढ़ा ना, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस है ना बेसिकली। Yes, sir. Yes, और sir. वो वर्क डन कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम पीडीवी। ये तो अपन ने पढ़ा था कहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी होता है। ओके, सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज पीडीवी, इतना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। दिस इंप्लाइज du इज इक्वल टू माइनस पीडीवी, है ना। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू पीडीवी, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो बोलो ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. दिस मीन्स
पोटेंशियल एनर्जी का लॉस जो है वो पीडीवी अगर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी जगह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज आया नहीं, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था वैसा ही अभी भी है ना, सिर्फ इसी वॉल्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया, है ना। तो मतलब हम क्या मानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये स्टोर्ड कहां पर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर स्टोर्ड है। कहां स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है बेटा, देखो हायर लेवल पे जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग पता है इसको कैसे स्टडी करते हैं, दो चार्जेस की, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हुई, है ना, यही हुआ ना। यस सर। इस तरीके से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जुड़ी हुई है। अब उनके अपने कुछ रूल्स हैं कि हम ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते, यहां से पास हो सकते हैं, यहां से पास नहीं हो सकते, अपने रूल्स हैं। बट जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, दे आर इलास्टिक लाइंस एंड दे वांट टू कॉन्ट्रैक्ट देमसेल्व्स, दे वांट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस वजह से दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आप रबर की तरह समझ लो, जितना दूर लेके जा रहे हो रबर को खींच रहे, समझ में आई बात? आया ना। Yes, तो sir. हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टोर्ड है। सो कि जो एनर्जी लूज हुई है वो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की हुई है, तो मतलब यहाँ जो एनर्जी स्टोर्ड थी वही लॉस हुआ है। दिस इंप्लाइज एनर्जी स्टोर्ड इन dV is equal to pdV. That means energy stored per unit volume is simply P. समझ में आई बात? आया ना। Yes, sir. देखो आप लोगों के सिलेबस में ये वाला प्रूफ नहीं है, इतना दिमाग लगाने को आपको बोलते नहीं। ये प्रूफ इसलिए है कि ताकि आपको ये ऐसा ना लगे कि हमने एक केस में फॉर्मूला डिराइव किया और हर केस में जबरदस्ती जनरलाइज कर दिया। आपका जो डेरिवेशन आएगा इसका जो स्कूल के लिए होगा, डेरिवेशन फॉर बोर्ड जो होगा वो होगा चैप्टर कैपेसिटेंस में। कहा होगा? कैपेसिटेंस में। ठीक है, बोर्ड के लिए डेरिवेशन कहां पे होगा? कैपेसिटेंस में होगा। ओके बेटा, Yes, sir. उसका जस्ट बाद वाला चैप्टर, इस चैप्टर का एंड होते ही कैपेसिटेंस भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ सकते हैं, वो अपने पर है। मैं पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना प्रेफर करता हूँ, पर अगर आपके स्कूल के एग्जाम में आने वाला होगा और टाइम नहीं होगा तो हम लोग पहले कैपेसिटेंस पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आगे बढ़ूं? Yes, sir. सर बट ई Sir. आयुषी, बट बेटा एक बात बताता हूँ आपको, ई जब पहली बार एज्यूम किया गया तो हमने बोला हाइपोथेटिकल, ठीक है। बाद में हम लोग बोलते हैं कि यार फोर्स का पता नहीं, मोमेंटम का पता नहीं, ये जो लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, दुनिया इन लाइन से ही बनी है, वो बेसिक हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है, आप लोगों को क्लास 12 में ऐसा मत समझ लो कि आपको कोई मास्टरी हो गई किसी भी चीज में, आपको अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑन फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स बहुत अलग लेवल पे जाती है आगे बढ़कर, बहुत ज्यादा काउंटर इंट्यूशनल हो जाती है। ठीक है, ओके सर। आप लोगों ने 10th तक की मैथ्स में और 11th की मैथ्स में एक सडन चेंज देखा था? देखा था कि नहीं देखा था? द टाइप ऑफ क्वेश्चन, द टाइप ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस जो है एकदम चेंज हो जाता है मैथ्स में, है ना। Yes, sir. इनफैक्ट आपने रियलाइज किया होगा शायद तक कि 10th तक जिसकी मैथ्स ऑटोमेटिक, देखो दो तरीके की मैथ्स स्ट्रांग हो सकती है, या तो खूब मेहनत से, और कुछ लोगों की मैथ्स नेचुरली, मैथ्स उनकी स्ट्रेंथ होती है, उनका बायोलॉजी और सोशल स्टडीज बर्बाद होता है। ऐसे बच्चे होते कि नहीं होते? Yes, sir. वो बच्चे जिनकी ऑटोमेटिकली मैथ्स स्ट्रांग होती है उनकी जनरली 11 12 में फिजिक्स अच्छी होती है, क्योंकि दोनों में सोचने का तरीका सेम है। 10th तक की मैथ्स में सोचने का तरीका, ज्योमेट्री वगैरह में, और फिजिक्स में सोचने का तरीका, जो ब्रेन का जो पोर्शन यूज हो रहा होता है ना, वो सेम होता है। बट मैथ्स उनकी वीक हो सकती है, वो हो सकता है स्ट्रांग भी हो जाए, हो सकता है वीक भी हो जाए।
ये जो मैथ्स में ट्रांजिशन देखा ना 10 से 11 के बीच में, 12th और कॉलेज के बीच में फिजिक्स में इससे 10 टाइम्स ज्यादा ट्रांजिशन होता है, समझ लो एकदम बदल जाती है फिजिक्स, दुनिया बदल जाती है। फिजिक्स जितना आपको भी इंट्यूशनल लगता है, जितना मैं आपको हर एक चीज का इंटरप्रिटेशन ले लेके सिखा देता हूँ, उतना आगे की फिजिक्स में लेते हैं। ऑब्वियसली हर एक चीज का इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन है फिजिक्स में, बट उतना इजीली समझ नहीं आता। वो ऐसे करना होता है कि भैया पहले काम करते हैं, न्यूमेरिकल करना सीख लेते हैं, जब इन फॉर्मूले से पूरी अच्छी किसी जान पहचान हो जाएगी तब बात करेंगे कि भैया आखिरकार फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका। उल्टा हो जाएगा वहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है बेटा, पढ़ने का मेथड। अभी क्या करते हो आप, पहले आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हो, फिर उसको मैथ्स फिट करते हो, यही नहीं करते हो फिजिक्स में, तो पूरा तरीका बदल जाता है। सो ये मत सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाइपोथेटिकल है या ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल नहीं है, मतलब हाइपोथेटिकल शुरुआत में लिए गए, पर जब हम हायर लेवल फिजिक्स में जाते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बेसिक मानते हैं। ठीक है बेटा, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. सर ये पार्ट एक बार समझा दीजिएगा सर। क्या सर ये वाला पार्ट एक बार फिर से समझा दीजिएगा। मैंने आपको साफ साफ बोला कि अगर ये गुब्बारा है, ये एक्सपैंड करता है, तो इतने वॉल्यूम का जो डीवी वॉल्यूम है, जो मैंने येलो कलर से शेड कर रखा है, उतने वॉल्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड लॉस्ट हो गया, बाकी जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पहले था उतना अभी भी है ना, है ना, है कि नहीं है? Yes. हाँ सर। तो क्या हुआ यहां पर, बेसिकली इस वॉल्यूम की एनर्जी का लॉस हुआ है ना, समझ में आई बात? हाँ सर। उतने वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी, तो जितना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया उतना ही ना एनर्जी का लॉस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, पीडीवी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, पीडीवी। तो पीडीवी एनर्जी का लॉस हुआ, मतलब पीडीवी एनर्जी यहाँ स्टोर्ड थी, तो एनर्जी स्टोर्ड इन डीवी कितनी थी, पीडीवी। मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना था, एनर्जी स्टोर्ड बाय डीवी, दैट इज इक्वल टू पी, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। समझ में आई बात? कोई हाँ सर दिक्कत? समझ। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे एनर्जी डेंसिटी कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके बेटा, आगे बढ़ूं? हाँ सर। सो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हाँ, तो इसका यूज क्या है सर? तो बेटा इसका यूज है सेल्फ एनर्जी निकालना, या स्फेरिकल शेल ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब एक स्फेरिकल शेल की सेल्फ एनर्जी, ध्यान दीजिए सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या हो। देखो बेटा, हमारे पास ये एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज Q है। अगर आप यहां से x डिस्टेंस पर एक और पॉइंट चार्ज रखते हो Q, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? तो सर पोटेंशियल एनर्जी जाती है K कैपिटल Q स्मॉल q बाय x। यही लिखते हो ना, हाँ या ना? Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. अब देखो इस शेल की वजह से यहाँ का शेल, ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, इस कैपिटल Q और इस स्मॉल q के इंटरेक्शन की एनर्जी है ना, है ना? Yes, sir. पर सोचिए जरा, एक्चुअली ये जो स्फीयर है, अच्छा एक काम करते हैं, एक पहले इस स्मॉल q को हटा देते हैं, तो अब तो कोई स्मॉल q बचा नहीं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. बट सोचिए जरा, इस स्फीयर के ऊपर आपने चार्ज क्यों रखा हुआ,
ये चार्ज क्यू यहां पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये वाला यहां पर जो छोटा सा चार्ज है ये बाकी के सारे चार्जेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना? कर रहा है ना कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? यस सर। सिमिलरली ये चार्ज भी बाकी सारे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये भी बाकी सारे डीक्यू के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना? तो उनकी बीच में भी तो कुछ इंटरेक्शन एनर्जी होगी, होगी कि नहीं होगी? इसके और इसके बीच में भी तो रिपल्शन है, ये भी तो एक दूसरे से दूर दूर भागना चाहते हैं, है ना? ये भी तो एक दूसरे से ये भी तो एक दूसरे से दुखी है, तो इनकी एनर्जी कहाँ हो गई? हाँ, सो सेल्फ एनर्जी का मतलब हम उसी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं जो एक बॉडी के जो एक बॉडी के ऊपर जो खुद के ऊपर जो चार्ज है वो आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी है, उस चार्ज के आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके बेटा, कोई दिक्कत? कैसे निकलेगी वो एनर्जी? देखो भाई बहुत सिंपल। तो कैसे निकाला जाए? तो कई लोग कैसे बोलते हैं सर पोटेंशियल है सर के क्यू बाय आर, जहां आर क्या है? रेडियस है, पोटेंशियल तो के क्यू बाय आर है, तो आपका जो यू आएगा वो जाएगा क्यू इंटू वी, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय वी इंटू क्यू, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, सॉरी के क्यू स्क्वायर बाय आर, है ना? ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बोलोगे सर ये कहां से लिख दिया आपने, तो यार देखो u क्या होगा? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू v, दैट इज इक्वल टू q इंटू वी, है ना? समझ में आई बात? तो ये मैंने यहाँ यूज किया तो ये आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय आर आ गया, आया कि नहीं आया? जा v माइनस जीरो लिखने की जरूरत भी नहीं, ये आया कि नहीं आया बोलो? Yes, sir. लेकिन बेटा जैसा कि अक्सर होता है ऐसे क्वेश्चंस में ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सोचिए अगर आप इस Q को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहां तो पहले से कोई चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल था ही नहीं, कुछ था क्या? बोलो, था क्या? आवाज नहीं आई? था क्या कोई पोटेंशियल? नहीं था। तो आपने ये वाला Q इंटू वी कैसे लिखा? इसी Q के मूव करने से तो V चेंज हो रहा है, तो आप कब का पोटेंशियल होगे? इनिशियल पोटेंशियल होगे कि बाहर का पोटेंशियल होगे कि फाइनल पोटेंशियल होगे, है ना? समझ में आई बात? Yes. दिस इज नॉट ट्रू। क्यों नॉट ट्रू है? एज स्मॉल q इज वेरिएबल। तो क्या करें? कोई बात, हम बोलेंगे लेट्स कंसिडर द सिचुएशन वेयर द स्फीयर हैज चार्ज q, स्फीयर का रेडियस तो r है ही है, और आप इस टाइम पर इंफिनिटी से चार्ज dq को उठाकर यहां लेके आएंगे, तो ऐसे में आपका dw कितना हो जाएगा? dq इंटू के क्यू बाय आर, दिस इंप्लाइज डी, ये du हो जाएगा क्योंकि dw एक्सटर्नल है, दैट इज इक्वल टू k बाय आर इंटू क्यू dq, इंटीग्रेट कर देंगे। जब चार्ज जीरो था उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जब चार्ज कैपिटल Q हो जाएगा उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी U निकालनी है हमें, सो वी विल गेट दिस मींस U इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय
2r। समझ में आई बात? है ना? वहां पे कितना था, के क्यू स्क्वायर बाय आर आ रहा था, यहाँ कितना, के क्यू स्क्वायर बाय 2r आ रहा है। और ये आंसर हम डायरेक्टली भी बता सकते थे। कैसे? मैंने लास्ट क्लास में आपको एक मेथड बताया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स निकालने का, कि हर एक पार्टिकल की एनर्जी बाकी सारे पार्टिकल्स की वजह से निकाल लो, ऐड कर दो, टोटल जो आया उसको 2 से डिवाइड कर दो। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो। यस तो मैंने हर एक चार्ज का बाकी सबसे पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन, सॉरी क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर इंटू डी क्यू हो जाएगा, है ना? ये डी कैपिटल क्यू हो जाएगा। है ना? हर एक डी क्यू का, हर एक डी क्यू का बाकी सबकी वजह से, बाकी सबसे इंटरेक्शन निकाल लिया, तो के क्यू डी क्यू बाय आर आया कि नहीं आया? आया? ऐसा सबको, अच्छा नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये डी क्यू और ये डी क्यू सेम हो जाएगा, राइट? डी स्मॉल क्यू ही ठीक था। जब भी मैं किसी भी एक डी क्यू का एनर्जी का इंटरेक्शन बाकी सबसे निकाल रहा हूँ, चाहे इसका निकालूं चाहे इसका निकालूं, तो बाकी का टोटल चार्ज कितना, कैपिटल क्यू ही है ना। तो ये वाला कैपिटल क्यू जो है कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया, के क्यू स्क्वायर बाय आर आ गया, उसका आधा कर दिया तो ये आ गया। आया कि नहीं आया? बेसिकली आपने यहाँ जो Q इंटू वी किया था उसमें आप क्या कर रहे थे, आप मान ले रहे थे कि पहले से होगा पोटेंशियल के क्यू बाय आर है, मतलब बाकी सबकी वजह से वहां का पोटेंशियल आपने पहले ले लिया था, राइट? Yes, sir. तो आपने इसको कैलकुलेट किया तो कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय आर है। पर इसमें क्या हुआ, आपने हर एक दो चार्ज का इंटरेक्शन दो बार काउंट कर लिया, राइट? तो आप इसको हाफ से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2r। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैंने बोला था ना वो मेथड फालतू है, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अपन ने इस तरीके से सॉल्व तो कर लिया, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया तब भी बढ़िया, नहीं समझ में आया तब भी बढ़िया, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाला पार्ट जो आधा करके बताया उसमें, उसके लिए मत परेशान होइए। वैसे भी ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है ना, हमें पता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्ज वेरिएबल है तो पोटेंशियल वेरिएबल है, तो हमें वेरिएबल पोटेंशियल का यूज करके एनर्जी निकालनी है। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़े। Yes, sir. तो सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल ये हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। नेक्स्ट है सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल यूजिंग एनर्जी डेंसिटी। देखो यार, ये क्वेश्चन ना कभी आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन है ही नहीं, इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बट अगला वाला जो डेरिवेशन है ना, उसको इसके बिना सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? उसका भी ऑल्टरनेट तरीका है, बट इस मेथड से आसान पड़ जाएगा। तो ये मेरे पास स्फेरिकल शेल है जिस पर चार्ज Q है। अब इसमें इसकी वजह से चारों तरफ ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो एनर्जी है इसकी, जो पोटेंशियल एनर्जी, वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड है, हाँ या ना? है कि नहीं है? बोलो। यस सर। तो उस एनर्जी को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर जाऊंगा और एक स्फीयर कंसीडर करूंगा, स्फेरिकल शेल कंसीडर करूंगा जिसकी थिकनेस होगी dx। ठीक है, तो इसका dv कितना हो जाएगा सर? dv हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। सरफेस एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा? dv हो गया। यहां पर du बाई dv दैट इज
एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, राइट। दिस मीन्स du is equal to हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वी, दैट इज 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट, है ना। कोई दिक्कत? तो डीवी को उधर लेके गया और क्या, डीवी की वैल्यू ये रही, समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे यहां देखो ये 4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया ना, तो क्या ये 1 बाय के है? यस सर 1 बाय के है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2k इंटू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, dx के चला गया, क्या बचा, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स dx बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो x r से लेके इंफिनिटी तक वेरी करेगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत आसान हो गया ना, के क्यू स्क्वायर बाय 2r, ठीक है। कोई दिक्कत? No, sir. देखो इसको हम कैपेसिटेंस चैप्टर में फिर से डिराइव करेंगे अलग तरीके से। इनफैक्ट अलग तरीका क्या होगा, ये वाला मेथड तो यूज ही नहीं करेंगे एनर्जी डेंसिटी वाला, इसी मेथड से कुछ और लिखकर अपनी रिप्रेजेंटेशन चेंज करके यही मेथड से हम कैपेसिटेंस चैप्टर में फिर से डिराइव करेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। आगे बढ़े, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। हम लोग पतले पतले स्फेरिकल शेल्स में एनर्जी निकालकर उस एनर्जी को इंटीग्रेट कर दिया, हमें टोटल एनर्जी मिल गई। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया तो बता। एक बार फिर से बोल दीजिएगा। क्या हम एक बार लोगों ने पतले पतले स्फेरिकल शेल्स लिए, उन शेल्स में एनर्जी निकाली du उनको इंटीग्रेट कर दिया। कैसे निकाली? इसका वॉल्यूम लिया dv, एनर्जी डेंसिटी लिए, इसके बाद कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठाई, एनर्जी डेंसिटी को dv से मल्टीप्लाई कर दिया, du आ गया, उसका सिर्फ कैलकुलेशन। अगर आप ये दो चीजें समझ गए तो उसका सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है ना। देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिट करी, dv की वैल्यू यहां से उठा के फिट करी, आंसर आ गया, है ना। आगे बढ़े, अगला है सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। मतलब यार ऑटोमेटिकली सॉलिड स्फीयर लिखा मतलब मैं ये अंडरस्टूड है कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है बेटा, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो इसमें सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखिए ये आपका स्फीयर है, इसके अंदर की सेल्फ एनर्जी निकालनी है,
तो हॉलो में कितना था, हॉलो में बताइए तो? 0.5 kq²/r था, हाँ या ना? सॉलिड का होता है कितना? 0.6 kq²/r। ठीक है बेटा? उधर 0.5 था, इधर 0.6 है। याद रहेगा कि भूल जाओगे? आप बुक्स में हमेशा देखोगे उसका 1/2 लिखेंगे, इसका 3/5 लिखेंगे। मैं आपको याद कराने के लिए 0.5 0.6 लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे आसानी से याद हो जाता है, आप लोगों का पता नहीं। कैसे निकालेंगे? तो देखो बाहर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ये उतना ही रहेगा, सिर्फ हमें अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करके अंदर इंटीग्रेट कर देना। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? U out same as hollow U in integrate, है ना? बस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बदल जाएगा, इंटीग्रेशन में लिमिट बदल जाएगी। इंटीग्रेशन वहां पे था r से इंफिनिटी, यहां हो जाएगा 0 से। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है बेटा? तो अगर आपको कभी बोला जाए टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालो सिस्टम की, तो उसमें सेल्फ एनर्जी ऐड करने के बाद बताओ। ठीक है बेटा? दो एक स्फीयर से दूसरे चार्ज का इंटरेक्शन एनर्जी अलग हो गया, एक स्फीयर की खुद की एनर्जी अलग हो गई। दोनों को जोड़ोगे तब जाके टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, हाँ या ना? Yes. आगे बढ़े? क्या Yes. बहुत ज्यादा हाई लेवल चला गया क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या? ये सारे पोर्शन में कटा भी सकता हूँ, मतलब क्योंकि इन पे क्वेश्चन वैसे यार सेल्फ एनर्जी पे आता है क्वेश्चन, तो मैं नहीं ऐसे छोड़ नहीं सकता। सो डज अ पॉइंट चार्ज हैव सेल्फ एनर्जी? देखो यार, पॉइंट चार्ज के पास सेल्फ एनर्जी होगी, डेफिनेटली होगी, बट पॉइंट चार्ज होता कहाँ है प्रैक्टिकली? किसी भी चीज का डायमेंशन एक पॉइंट होता है क्या? नहीं होता, वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप बोलोगे सर उसमें मैं आर को 0 डालूंगा तो इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, लेकिन बना के दिखाओ। ठीक है बेटा? दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी हो गई ना यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर हो गया। सेल्फ एनर्जी हो गया तो अब क्या करना है? चलो, ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस भी r है, ये हॉलो है, ये सॉलिड है। आपका ये डिस्टेंस दे रखा है स्मॉल r, स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? सो दैट यू कैन निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ जब एक मेटल के पास में एक चार्ज रखोगे तो क्या होगा? इंडक्शन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हमने डिस्टेंस इतना बड़ा कर दिया कि इंडक्शन का इफेक्ट जो है आप उसे निग्लेक्ट कर सकते। तो ऐसे में एग्जाम्पल क्या है इसमें? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। क्या करेंगे? इस पर भी चार्ज कैपिटल क्यू है, इस पर भी चार्ज कैपिटल क्यू। क्या करेंगे बताइए? सीधे आंसर लिखेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। U इज इक्वल टू, पहले तो इंटरेक्शन एनर्जी KQ² बाय स्मॉल r, प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी
के क्यू स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी 3 के क्यू स्क्वायर बाय 5 कैपिटल आर। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आगे बढ़े फिर। ओके सर। कुछ छूटा तो नहीं ना भाई आप लोगों का? डाइपोल छूट रहा है अभी तक भैया। डाइपोल छूटा हुआ है फिर से, मतलब डाइपोल का सेकंड पार्ट जो है ना वो छूटा हुआ है अभी तक। ठीक है, डाइपोल छूट रहा है। कॉपी हो गया? हाँ ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. देखो तो यहां तक तो हो गया। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बारे में बहुत देर से बात कर रहे हैं, उनके बीच में अभी भी हमने प्रॉपर रिलेशन नहीं पढ़ा है। हमने वो बहुत ही सिंपल रिलेशन पढ़ा है। ठीक है, सिंप्लीफाइड पढ़ा है उसको, एक बार अब प्रॉपर रिलेशन में चले जाते हैं। क्या है टॉपिक? है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने अभी तक पढ़ा है कि dv इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना? यही पढ़ा है ना? Yes, sir. सो इसको मैं लिख रहा हूं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई। हाँ बेटा, तो माइनस ई डॉट डी आर होगा ना। चलो बहुत सही। माइनस ई जेड के कैप डॉट डी आर वेक्टर का मैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, है ना? ये लिख सकता हूं। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कंपोनेंट पता है तो इस तरीके से आप डीवी निकालते हैं। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर मुझे उल्टा काम करना है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्स निकालना। अगर मुझे पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका क्या रिलेशन है? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज गिवन बाय माइनस
डो एक्स आई कैप माइनस डो वी डो वाई जे कैप माइनस डो वी डो जेड के कैप। यहां डो वी बाय डो एक्स का मतलब क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? इसको हम लोग माइनस ग्रेडियंट वी भी बोलते हैं, ठीक है, या सिंपली माइनस GRAD वी भी लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ वी। ये उल्टा डेल्टा का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट होता है। क्या मतलब होता है इसका? ग्रेडियंट होता है। हालांकि इसके साथ इसके आसपास के बहुत सारे सिंपल होते हैं। ये डेल्टा होता है, एक डेल्टा वेक्टर भी होता है। इसका डेल्टा वेक्टर डॉट, कुछ डॉट करके भी कुछ मीनिंग निकलता है, कुछ अलग अलग मीनिंग बहुत सारे निकलते हैं इसके, कर्ल वर्ल बहुत सारे मीनिंग है। वो अपन को भी नहीं पढ़ने 12th में। हमें इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो रिलेशन हमने ये वाला आसानी से लिख लिया, पर सॉल्यूशन हमेशा डिफरेंशिएशन आसानी से कर पाएंगे ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन कोई ऐसा तो नहीं जिसको अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया, मैंने लास्ट ईयर बताया था। सबको मालूम है पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग? अगर पता हो है तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं पता होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन कर दीजिए सर। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। मतलब ये है कि लेट्स से पोटेंशियल v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, मान लीजिए ऐसा है, तो आपका डो वी बाय डो एक्स क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, डो वी बाय डो एक्स निकालेंगे आप ऐसे, सिर्फ x वेरिएबल है, y को कांस्टेंट मानेंगे। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, x को वेरिएबल मानते हो तो क्या आएगा? 2xy आएगा, है ना। और इसको डिफरेंशिएट करोगे, y को कांस्टेंट मानते हो, x को वेरिएबल मानते हो, तो क्या आ जाएगा? सिंपली वाई स्क्वायर आएगा। समझ में आया कि नहीं? डो वी बाय डो वाई कितना आएगा? यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा? 2yx, हाँ या ना? यस सर। सो हमने क्या देखा यहाँ पे? आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या बोलेगा? माइनस इतना आई कैप माइनस इतना जे कैप। समझ में आई बात? माइनस दिस आई कैप माइनस दिस जे कैप, ये फॉर्मूला है ना, माइनस डो वी बाय डो एक्स आई कैप माइनस डो वी बाय डो वाई जे कैप। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आ गया सबको, जिसने पूछा था? हाँ सर। संतन आ गया ना आपको समझ में? ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं करना है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको वेरिएबल मानो, बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मेथड है। तो डिफरेंशिएशन आसान होता है, कुछ भी आपको v दे दिया जाएगा, कैसा ही फंक्शन दे दिया जाएगा, v फॉर x, यू विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर आपको दे रखा है v इज इक्वल टू हम फंक्शन ऑफ x y z, यू विल यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन। बट अगर आपको दे रखा है v इज फंक्शन ऑफ r, तो क्या यूज करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr r कैप। समझ में आई बात? ठीक है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? तो दिस इज फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल फ्रॉम
सॉरी फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पोटेंशियल है ना। पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दिस इज योर मेथड। समझ में आया? पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, कहानी खत्म। ठीक है, यस सर। बट अगर उल्टा करना है, अगर आपका टारगेट है फाइंडिंग V फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें तो सबसे पहले कंडीशन है क्या, कैन बी फाउंड ओनली इफ, कैन बी फाउंड ओनली इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो कंजर्वेटिव हो, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा हो कंजर्वेटिव का दे रखा हो। कुछ भी लिख दोगे तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ही गलत हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, आप उसका पोटेंशियल निकालोगे कैसे? हमने ऐसे फोर्स देखे थे ना जिसको इंडिकेट नहीं कर पा रहे थे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, वर्क डन नहीं निकाल सकते थे उसका जब तक पाथ नहीं मालूम है। पोटेंशियल तभी डिफाइंड है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होगा पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप बैठेंगे। तो मान लेते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है F1 x, y I कैप प्लस F, या F1 क्यों F कर लो यहाँ पे, यहाँ पर G कर लो, प्लस G ऑफ x, y J कैप। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हम बोलेंगे इसका मतलब ये हो गया कि डो v बाय डो x इज इक्वल टू f ऑफ x, y एंड डो v ऑफ डो y इज इक्वल टू g ऑफ x, y। ये सबसे पहली स्टेप होगी। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अंत में जो रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करेंगे, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 और उसके बाद कंपेयर रिजल्ट 1 विथ रिजल्ट 2। ठीक है, समझ में आई बात? ये बेसिक प्रोसेस होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 को कंपेयर करके क्या निकालने की कोशिश करेंगे, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है बेटा? सर कंपेयर करना है मतलब? वही तो बोल रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, उसके बाद दोनों को कंपेयर करके फाइनल आंसर निकाल। ठीक है, वो कैसे करते हैं एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आएगा। ठीक है? यस सर। ओके, तो अभी तो क्लास का टाइम हो गया, अगली क्लास आपने थोड़ी देर में है तो ब्रेक लेना जरूरी है, इसलिए अभी नहीं कराऊंगा, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा एग्जाम्पल, उसके बिना समझ में नहीं आएगा। बट ये हमने अपना नक्शा बना लिया कि किस रास्ते जाना है। अब इसको इस रास्ते को कैसे ट्रेवल करना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े फिर, टाटा, ये आगे क्या बढ़े, खत्म करें फिर, कॉपी हो गया? हाँ सर। ठीक है फिर बेटा, टाटा बाय बाय। बाय। Okay, sir. थैंक यू सर। बाय बेटा बाय।